दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के ऊपर एक कहानी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं करोगे कि आखिर कोई इंसान ऐसे कैसे जिंदा रह सकता है। आपने कई सारी कहानियां सुनी होगी दुनिया भर में इंसानी हौसलों के बारे में। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह की घटनाएं हादसा होती है, लेकिन यकीनन इस सच्ची घटना की कहानी सुनने के बाद आप थोड़े तो इमोशनल जरूर हो जाएंगे। लेकिन इस कहानी से यह जज्बा मिलती है कि अगर इंसान ठान ले कि वो अपने जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और तब तक करेगा जब तक उसे आखिरी उम्मीद नजर आती है। तो आप जरा सोचिए कि आप किसी प्लेन में सफ़र कर रहे हो और वो प्लेन अचानक से क्रैश हो जाए और वह प्लेन ऐसी जगह क्रैश हो जाए जहां जीवन जीने का कोई साधन उपलब्ध ना हो, वो भी एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ नजर जाए तो सिर्फ बर्फ की मोटी चादर से ढकी बड़ी बड़ी चट्टान दिखाई दे। और तो और साथ में ना ही खाने के लिए कोई खाना हो और ना ही पीने लायक कोई पानी हो। और तो और उस जगह पर 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 72 दिन तक इस मंजर से गुजरना पड़े तो सिर्फ सोचकर ही रूह कांप जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतिहास में एक ऐसी घटना घट चुकी है जहां जीवन जीने के लिए अपने ही दोस्तों को खाना पड़ा था। आज की कहानी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। यह बात आज से करीब 50 साल पहले 1972 की है, जब एक रग्बी प्लेयर्स की टीम चिली जा रहे होते हैं जहां उनकी मैच होनी थी। टीम वो रग्बी की थी जिसे वहां के एयरफोर्स चार्टर प्लान के साथ पूरी टीम को चिली के लिए रवाना किया गया। इसमें टोटल 40 पैसेंजर थे। उनमें से 19 रग्बी के प्लेयर्स और कुछ सीटें खाली होने की वजह से उनके फैमिली, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी ऑफर किया गया था। और 5 क्रू मेंबर्स थे। मेंबर्स में पायलट, को पायलट और क्रू मेंबर्स के साथ टोटल 45 लोग प्लेन में थे। और प्लेन एयरपोर्ट से चिली के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद मौसम कुछ समय बाद खराब हो जाता है, जिसके कारण प्लेन को अर्जेंटीना के एक छोटे से शहर में एक एयरपोर्ट में लैंड किया जाता है और मौसम साफ होने का इंतजार करते हैं। कुछ घंटे बाद कुछ मौसम साफ होता है और पूरा चिली के लिए यह प्लेन उड़ान भरती है। कुछ समय के बाद प्लेन एंडीज पर्वत के ऊपर से गुजर रही होती है, तभी मौसम काफ़ी ख़राब होती दिखाई देती है और ख़राब मौसम होने की वजह से तेज़ बर्फीली हवाएं, तूफान बहने लगती है, जिसके वजह से पायलट को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक बात यह थी कि पायलट को उस एंडीज पर्वत से कई बार गुजरने का अनुभव भी था। लेकिन पायलट ने उस दिन को पायलट को इंचार्ज बनाया था, जो कि उस दिन को पायलट इस प्लेन को उड़ा रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि उस को पायलट को एक्सपीरियंस नहीं थी, वे भी कई बार इन पर्वतों से होकर गुजरा था। लेकिन उस दिन की बात कुछ और थी। तेज बर्फीली तूफान ने मौसम को काफ़ी ख़राब कर दिया था, जिसके वजह से पायलट और को पायलट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ समय बाद 14,000 फीट की ऊंचाई पर और एंडीज के ऊंचे ऊंचे पर्वत में से एक पर्वत की चोटी से प्लेन का एक हिस्सा टकरा जाता है और प्लेन क्रैश कर जाती है, जिससे कि प्लेन का दोनों विंग्स और पीछे का कुछ भाग टूट जाता है। 200 मीटर तक प्लेन घसीटता हुआ जाता है और एक बड़े चट्टान से टकरा जाता है। उस टक्कर की वजह से कॉकपिट बर्बाद हो जाता है और प्लेन की पूरी तरह से 2 से 3 टुकड़े हो जाते हैं। और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि उस दौरान प्लेन में बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी। 12 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है। प्लेन के टूटे हुए मलबे कईयों के शरीर में जा घुसते हैं। सारे दर्द से कहरा चिल्ला रहे थे और काफ़ी दर्द की वजह से पायलट की मौत हो जाती है। को पायलट भी जहाज़ के मलबे में दब गया होता है और उससे भी काफ़ी बुरी तरह से चोट आई होती है। वहाँ की मंजर बहुत ही खौफनाक हो गई थी। चारों तरफ लोगों के दर्द की वजह से तड़प तड़प कर चिल्लाने की आवाज़ें। तो कई लोग दर्द की वजह से अपना आपा खो बैठते हैं, तो कई लोग दर्द की वजह से, तड़प की वजह से मारे जा चुके होते हैं। और जब कुछ लोगों को कुछ समय बाद होश आती है तो वहाँ का मंजर देख उनकी रूहें कांप जाती है। जैसे तैसे बचे हुए लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कई लोग तो प्लेन के मलबे में दबे होने के कारण अपनी मौत का भीख मांगते हैं कि हमें मार दो, क्योंकि वे लोग काफ़ी दर्द से गुजर रहे होते हैं। को पायलट भी इसी तरह से दबे होने के कारण वहाँ अपनी पिस्टल को निकालने को कहता है और अपने आप को शूट करने को कहता है। लेकिन वहाँ मौजूद रग्बी के प्लेयर ऐसा नहीं करते हैं और वह को पायलट मौत की भीख मांगता रह जाता है।
लेकिन को पायलट कुछ समय बाद दर्द की वजह से, तड़प की वजह से मर जाता है। और इस दर्द भरी मंजर से काफ़ी समय लोग वहां गुजारते हैं। कुछ दिनों के बाद प्लेन के चिली नहीं पहुंचने की वजह से इस दौरान प्लेन की खोजबीन सर्च ऑपरेशन चालू की जाती है, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं लग पाता है, क्योंकि जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुई थी वहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी और प्लेन का कलर भी वाइट होने की वजह से प्लेन का पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल सा था। यह सर्च ऑपरेशन टोटल 8 दिनों तक चलता रहा। प्लेन का कोई अता पता नहीं लग पाया, लेकिन इस बीच जब सर्च ऑपरेशन में लगी प्लेन इन मुसाफिरों के ऊपर से गुजर रही होती है तो कई बार लोग सर्च ऑपरेशन प्लेन को देखकर कई बार जोर जार से आवाज़ें लगाते और उन्हें इंडिकेट करते, लेकिन फिर भी यह नाकामयाब रहते हैं। कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें भी यह लगने लग जाता है कि इतनी भारी ठंड में उन लोगों का बच पाना काफ़ी मुश्किल है। वे समझ लेते हैं कि इतनी ठंड और एकांत जगह होने के कारण वे सारे लोग मारे जा चुके हैं और ऐसा सोचकर वे सर्च ऑपरेशन बंद कर देते हैं। लेकिन इधर कुछ और ही हालात थे। इधर दिन प्रतिदिन इन लोगों की हालत बिगड़ती जा रही थी। खाने का जो सामान प्लेन में लेके चले थे उनमें से 8 चॉकलेट के डब्बे, जैम्स के 3 से 4 डब्बे, कैंडीज, खजूर और कुछ थोड़े बहुत खाने के सामान और साथ में कुछ बोतल्स वाइन थे। मिला जुला कर यह सब सामान अपने साथ ले चले थे। जो बचे कुछ लोग थे वे आपस में विचार करते हैं कि हम सब मिल बांटकर जितना हो सके उतना कम खाएंगे जब तक कि हमें कोई मदद ना आ जाए। खाने के लिए शुरुआत में यही सब चीज़ों का इंतजाम करते हैं और पानी पीने के लिए कुछ ऐसे मेटल्स का यूज करते हैं जिससे बर्फ़ जल्दी पिघल जाए, क्योंकि स्टॉक में पड़े पानी की बोतल भी लगभग खत्म हो चुकी थी। और रहने के लिए प्लेन के बचे कुचे टुकड़े से झोपड़ी बनाकर बर्फीली ठंड से बचने का गुजारा कर रहे थे। ऐसा ही दिन बीतता जा रहा था उम्मीद में कि कोई टीम उसकी मदद के लिए आएगी। वे अक्सर प्लेन में पड़े ट्रांसमीटर के जरिए न्यूज़ सुना करते थे, लेकिन लगभग 2 हफ्ते होने को थे उन्हें ट्रांसमीटर के जरिए पता लगता है कि उन्हें गवर्नमेंट ने इनकी खोजबीन करना, सर्च ऑपरेशन करना बंद कर दी है। अब उन्हें भी अंदेशा हो गया था कि अब उन्हें बचाने आने वाला कोई नहीं है। वे काफ़ी परेशान और निराश हो जाते हैं और उनके बीच बचा हुआ खाना भी खत्म हो चुका होता है। वे लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। उन लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं होने की वजह से वे प्लेन की सीटों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति सुझाव देता है कि अगर हम इस तरह चीज़ों को खाते रहेंगे तो सभी लोग ऐसी बीमार पड़ जाएंगे और मर जाएंगे। क्यों ना जो हमने लाशें को बाहर दफनाया है उसे खाया जाए। यह बात सुनकर उस पर सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना भी करते हैं, पर उन लोगों के पास भी इसके अलावा जीने का कोई चारा नहीं था। सभी आपस में समझौता करते हैं कि बाहर जो लाशें को हमें दफनाई है उसे बाहर निकाल कर खाया जाएगा और जो हम में से मरता है उनकी लाशों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। और यह बात सभी लोग मान जाते हैं और बाहर पड़ी लाशों को वह लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं और जो लोग उनमें से मरते हैं उनकी लाशों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। पर ऐसा कितने दिनों तक चलता? सभी रग्बी के प्लेयर्स और कुछ बचे लोग थे। इस दौरान एक बहुत जोरदार बर्फीली तूफान आती है। जो प्लेन के टुकड़े से अपने रहने का साधन बनाया था वह उस तूफान उसे उखाड़ फेंकता है। इस तूफान की वजह से फिर से 8 से 10 लोग मारे जाते हैं, तो टोटल 16 लोग बचे हुए होते हैं। लोग दिन प्रतिदिन कम होते जाते हैं, चाहे वे भूख से मारे जाते हो या किसी बीमारी से या तूफान की वजह से। तभी उनमें से 2 व्यक्ति मदद लाने की उम्मीद सबको देते हैं। उनमें से एक का नाम नैनोदो और दूसरे का नाम कनिशा था, जो तय करते हैं कि यहाँ मरने से अच्छा है कि यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास किया जाए। वे दोनों वहाँ से बाहर निकलने और उन लोगों की मदद करने के लिए अपना ड्रेस तैयार करते हैं, जिससे कि वे ठंड से बच सके। वे रास्ते में खाने के लिए लाशों के कुछ बोटियों को पैक करते हैं और लाशों के कुछ कपड़े और जूते को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उन्हें आगे जाकर कुछ मदद मिल सके। और सभी लोग को छोड़कर वे 2 लोग वहाँ से मदद की तलाश में निकल जाते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, मदद की उम्मीद की राहों में चल पड़ते हैं। लेकिन कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें मदद नहीं मिल पाएगी। वे थक हार जाते हैं। उनके पास जो सामान थे खाने के लिए वे लिमिट मात्रा में लेके चले थे, पर वे हार नहीं मानते हैं। वे लगातार दिन रात चलते रहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ हरियाली दिखाई देते हैं और वे उस तरफ बढ़ने लगते हैं। वे चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर घोड़े पर सवार कुछ लोग दिखाई देते हैं।
वह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और नदी के उस पार लोगों को देखकर ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और मदद मांगते हैं। वे लोग मदद का भरोसा भी देते हैं और कहते हैं आपके मदद के लिए कल कुछ लोग आएंगे, तब तक आप यहीं पे रहिए। ये कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और सुबह होते ही आर्मी के कुछ प्लेन वहाँ आती है और उन दोनों के पास पहुँचती है। तभी उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और वह प्लेन बाकी उनके दोस्तों के पास भी जाती है, जहाँ पर उनके दो दोस्त उन लोगों को मदद की उम्मीद दे रखी थी। वहाँ उनके दोस्त लोग मदद की उम्मीद में जी रहे थे और वह प्लेन पहुंचकर सभी बचे लोगों को बचा ले आता है और कुल 45 लोगों में से 16 लोग बचकर आते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी वक्त बदल सकता है, उसे हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को हम अपने ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारी हिम्मत। नैंदो अगर हिम्मत हार गया होता, वो अगर आगे नहीं बढ़ता, तो ये सारे के सारे लोग हमेशा के लिए बर्फ़ में दफन हो जाते हैं। लेकिन उसकी पॉजिटिव थिंकिंग ने, उसकी हिम्मत ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि यहाँ जितने बाकी लोग थे उन सब की जान बचाई। तो ये थी पूरी कहानी और हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी के साथ।